किसी ने सच ही कहा है, अपने ड्रीम को ड्रीम नहीं गोल बनाओ, क्योंकि ड्रीम देखे जाते हैं और गोल अचीव किए जाते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लास में। तो बच्चों, आज हम इस क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि क्या है बच्चों? गॉस का नियम तथा वैद्युत फ्लक्स, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस का नियम। बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत आज हम करने वाले हैं और इस चैप्टर को हम बहुत बारीकी से समझेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हुए हम इस चैप्टर का समापन करेंगे। तो बच्चों, अगर इस चैनल पे पहली बार कोई स्टूडेंट्स आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेगा, ताकि इस क्लास का नोटिफिकेशन उसके पास टाइम से पहुंचे और क्लास को अच्छी तरीके से क्लियर कर पाए। तो बच्चों, आइए हम शुरू करते हैं आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक्सरसाइज सेकंड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। तो क्या है बच्चों, आइए बहुत ध्यान से समझेंगे इस चैप्टर को। तो पार्ट का नाम क्या है बच्चों? आप देख सकते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर वैद्युति का, एक्सरसाइज 2 यानी अभ्यास 2 क्या होगा? विद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। तो बच्चों, क्या है यह चैप्टर? बहुत बारीकी से समझेंगे। आइए समझते हैं। पहला पॉइंट यहाँ क्या कह रहा है बच्चों? वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। वैद्युत फ्लक्स बच्चों क्या होता है, पहले इसका डिनोशन जान लीजिए। इसको डिनोट हम किससे करेंगे? तो इसको हम डिनोट करेंगे बच्चों किससे? फाई ई से। तो वैद्युत फ्लक्स जानने से पहले हमें एक बहुत ही अच्छा पॉइंट जानना पड़ेगा बच्चों, एरिया वेक्टर। कैसा बच्चों? एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश। बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों, क्षेत्रफल सदिश। यानी वैद्युत फ्लक्स जानने से पहले हमें क्या जानना होगा बच्चों? क्षेत्रफल सदिश। अगर कोई बच्चा 9 में है, उससे किसी एरिया किसी आकृति का क्षेत्रफल पूछा जाए तो डायरेक्ट उसका परिमाण बताएगा। इससे पूछा जाए या क्षेत्रफल कैसी राशि है, तो यह नहीं बता सकता या कैसी राशि है, यानी वह यही कहेगा या अदिश राशि है। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। 10 के बच्चों से पूछो, 11 के बच्चों से पूछो, सभी यही कहेंगे। लेकिन जो कक्षा 12 का बच्चा होगा और जब यह चैप्टर पढ़ लेगा तो वह जान जाएगा कि क्षेत्रफल जो होता है बच्चों, वह कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। कैसे माने सदिश राशि होती है? तो आइए इसका फील लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे बच्चों अगर हम कह दें आपसे, क्या कह दें, एक हम यहाँ पे क्या बना दे बच्चों? एक हम अपना अक्षांश बना दे। कौन कौन सा बच्चों? x अक्ष, y अक्ष और क्या बच्चों? z अक्ष। ध्यान से समझेंगे कि क्षेत्रफल सदिश वास्तव में क्षेत्रफल है किस प्रकार से, और यह क्या है? z अक्ष। और हम आपसे कह दें इस फिगर में हम कहीं x और y अक्ष में एक आकृति लें। किसका आकृति बच्चों? वर्ग की आकृति लें। किसकी आकृति लें बच्चों? वर्ग की आकृति लें। और इस वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है उसको हम लेट कर लें, या जो वर्ग है इसका प्रत्येक साइड कितना है बच्चों? a है। कितना है बच्चों? a है, या फिर a मीटर कह लीजिए। क्या कह लीजिए बच्चों? a मीटर। और हम आपसे पूछ लें कि इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप डायरेक्ट कहेंगे क्या? वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है क्या? भुजा स्क्वायर, यानी हो जाएगा बच्चों कितना? a स्क्वायर। यही होगा। आई होप इतना पॉइंट कहेंगे। लेकिन आपको बता दें, यह जो क्षेत्रफल है बच्चों, यह एक सदिश राशि है। इसमें इसका क्षेत्रफल की अगर दिशा पूछा जाए तो दिशा हम कैसे ज्ञात करेंगे? इस पॉइंट को बहुत बारीकी से समझेंगे। वास्तव में बच्चों जो आपका एरिया होता है यानी क्षेत्रफल जो होता है, वह दोनों भुजाओं, अगर इसका नामकरण कर लें हम A, B, C और क्या कहते हैं बच्चों? D, तो यह जो होता है यह 2 साइड्स के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चों? सदिश गुणन के बराबर। अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो हमें सदिश गुणन लेना पड़ेगा, वेक्टर A क्रॉस B और वेक्टर क्या बच्चों? B क्रॉस C। और यह हमें जो एरिया मिलेगा, यानी इसको हम A से डिनोट कर रहे हैं, यह सदिश रूप मिलेगा। कैसे मिलेगा बच्चों? देखेंगे ध्यान से। यानी अगर हम जानते हैं, अगर कक्षा 11 में, अभी कहेंगे बच्चों कक्षा 11 तो हम पढ़े नहीं पढ़े हैं, ध्यान से बहुत समझेंगे। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं बच्चों तो हम जोड़ते हैं साइन थीटा। क्या जोड़ते हैं बच्चों? साइन थीटा। और कहीं से अगर डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या जोड़ते हैं बच्चों? कॉस थीटा। तो अगर हम यहाँ से साइन क्रॉस प्रोडक्ट हटाएं तो हमें लिखना पड़ेगा क्या बच्चों? AB गुणे BC। अब यह गुणे बच्चों कौन सा हो गया? पॉइंट वाला, यानी मान लीजिए मल्टीप्लाई होगा, या फिर ऐसे समझ लीजिए यहाँ पे AB का मान कितना है बच्चों? A है, और BC का भी मान कितना है बच्चों? A है। और जब क्रॉस प्रोडक्ट हटाएंगे तो साथ में क्या आएगा बच्चों? साइन थीटा। क्या आएगा बच्चों? साइन थीटा। यानी वेक्टर A जो होगा, इसका परिमाण अगर हम केवल बात करें तो वह होगा कितना बच्चों? A स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पे किसकी बात करें बच्चों? परिमाण का।
अच्छा बच्चों, यहाँ पे हमारा जो इसका क्षेत्रफल है कितना बच्चों, ए स्क्वायर। तो कैसे स्क्वायर हम माने, तो यहाँ जो एंगल है बच्चों, यहाँ एंगल किसके बीच है, वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी का। वेक्टर ए बी आपका यह है, वेक्टर बी सी यह है, तो इनके बीच का जो एंगल है कितना होगा बच्चों, 90 अंश, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजाएं एक दूसरे पे क्या होती है बच्चों, लंब होती हैं। तो यहाँ जब थीटा 90 रखेंगे तो माड ऑफ ए जो आपको मिलेगा बच्चों, बहुत ध्यान से समझेंगे, माड ऑफ ए जो मिलेगा वह ए स्क्वायर साइन कितना होगा बच्चों, 90 अंश होगा। कितना होगा, 90 अंश। यानी माड ऑफ वेक्टर ए बराबर जो होगा वह कितना हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट कह सकते हैं ए बराबर क्या होगा बच्चों, ए स्क्वायर। यानी जो आपका क्षेत्रफल है वह कितना होगा, ए स्क्वायर। यह वास्तव में मिला कैसे है बच्चों, तो यह वर्ग की किन्हीं दो भुजाओं के सदिश गुणन से मिला है। किससे मिला बच्चों, सदिश गुणन से। बहुत ध्यान से समझिएगा, या किससे मिला है, किसी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह किन्हीं दो भुजाओं के सदिश गुणन से प्राप्त होता है। इसको हमने प्रूव किया, या लास्ट में कितना मिला बच्चों, ए स्क्वायर। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर सदिश राशि है तो इसका डायरेक्शन होना चाहिए, तो आइए देखते हैं इसकी दिशा होती क्या बच्चों। आई होप इस पॉइंट को अगर आप लोग समझे होंगे तो आप इसके डायरेक्शन को बहुत ध्यान से समझेंगे कि जो हमारा क्षेत्रफल सदिश है, यानी हमने जान लिया जो क्षेत्रफल है वह कैसी राशि है बच्चों, सदिश राशि है। तो इसकी दिशा किधर होगी, तो दिशा बच्चों जो होती है वह इस तल के जो यह प्लेन का निर्माण कर रहा है इस तल के लंबवत होती है बच्चों। कैसे होती है, इस तल के लंबवत, यानी तल के कैसे होती है, लंबवत, तल के लंबवत। अब कहेंगे कुछ बच्चे सर लंबवत अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, बिल्कुल बच्चों हो सकता है। अब अगर अंदर ले तो बच्चों जो है हमारा तल है वह एक्स अक्ष और वाई अक्ष में बना है, यानी इस तल के लंबवत जो राशि होगा वह या तो कहाँ होगा, जेड अक्ष में बाहर की तरफ, या तो कहाँ होगा, जेड अक्ष में बच्चों कहाँ, अंदर की तरफ। यानी यहाँ जो इसका लंबवत होगा, यानी यहाँ पे जो हमारा वेक्टर ए, यानी ए जो आया बच्चों ए स्क्वायर, इसकी दिशा जो होगी बच्चों वह या तो होगी के कैप के डायरेक्शन में, या फिर कह सकते हैं ये जो होगा वह माइनस के कैप के डायरेक्शन में। कैसे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। एक्स अक्ष के साथ जो डायरेक्शन लगाने का काम करते हैं वह करते हैं आई कैप, और जो वाई अक्ष के साथ लगाते हैं वह जे कैप, यानी वाई अक्ष के दिशा को निरूपित कौन करता है बच्चों, जे कैप, और जेड अक्ष के डायरेक्शन को जो निरूपित करता है वह कौन है बच्चों, के कैप। यानी यहाँ पे जो हमारा तल है वह एक्स या वाई तल में है, तो इसका जो एरिया होगा यानी इस तल का जो क्षेत्रफल होगा वह उस क्षेत्रफल की दिशा जो होगी इस तल के लंबवत कहाँ होगी बच्चों, जेड अक्ष में। कहाँ होगी, जेड अक्ष में, या तो बाहर की तरफ या तो बच्चों अंदर की तरफ। तो के कैप अगर बाहर ले रहे हैं तो प्लस, के कैप अगर अंदर ले रहे हैं तो बच्चों माइनस। तो आई होप इस पॉइंट को समझे होंगे। यानी जो हमारा क्षेत्रफल है बच्चों वह क्षेत्रफल अदिश राशि नहीं बल्कि कैसी राशि है बच्चों, सदिश राशि है। और उसकी जो दिशा होती है बच्चों, तो वह दिशा जो होती है उस तल के लंबवत होती है जो आकृति हमारा बना होता है, जो आकृति हमारा बना होता है। तो वह जो प्लेन का निर्माण करता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर या तो ऊपर की तरफ या तो बच्चों कहाँ होगी, नीचे की तरफ। आई होप इस पॉइंट को समझे होंगे। कुछ पॉइंट और देते हैं बच्चों, इसको हम मिटा रहे हैं यहाँ से, तो कुछ पॉइंट अगर और नोटिस करेंगे, सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे बच्चों। अगर लिखे नहीं होंगे तो वीडियो पॉज करके जरूर नोट कर लेंगे इस पॉइंट्स को, फिर समझेंगे बच्चों कुछ बातों को। यहाँ पे देखिए बच्चों जो क्षेत्रफल है वह एक सदिश राशि है। हमने वर्ग के लिए इस पॉइंट को क्या कर लिया बच्चों, प्रूव भी कर लिया। अगर हम कहते हैं सर यही हमारा एक्स अक्ष हो और क्या हो बच्चों, वाई अक्ष हो, और यहाँ एक्स अक्ष वाई अक्ष में हमारा एक वृत्त स्थित हो, क्या स्थित हो बच्चों, वृत्त स्थित हो। तो सर वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वह कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल तो वह होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन बच्चों क्षेत्रफल हमने देख लिया एक सदिश राशि है, तो यह जो क्षेत्रफल की दिशा होगी वह इस तल के क्या होगी बच्चों, लंबवत, या इस तल के क्या होगी बच्चों, लंबवत होगी। तो वह या तो लंबवत ऊपर की तरफ होगी या तो लंबवत नीचे की तरफ। यानी जो एरिया होगा बच्चों, एरिया का जो दिशा होगा वह या तो लंबवत ऊपर की तरफ होगा बच्चों या तो लंबवत नीचे की तरफ। आई होप समझ पा रहे होंगे, या तो कहाँ होगा बच्चों, लंबवत नीचे की तरफ। क्या इस वृत्त के क्षेत्रफल की दिशा। बच्चों जो 2D फिगर होते हैं, अगर इस यहीं पे हम कह दें, यहीं पे अगर हम आयत ले लें, क्या ले लें बच्चों, आयत ले लें, आयत हम यहाँ पे मान लीजिए ले लिए, तो आयत जो होगा बच्चों ये अभी इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, मान लीजिए इसका लेंथ जो है लंबाई है a है, और जो चौड़ाई है वह a है, लंबाई क्या है बच्चों b है। या फिर ऐसे मान लीजिए जो चौड़ाई b है और जो लंबाई है क्या है a है। तो यहाँ जो आयत का क्षेत्रफल होता है वह लंबाई गुणे चौड़ाई यानी AB होगा बच्चों। और डायरेक्शन अगर इसको x मानते हैं इसको y मानते हैं,
तो जेड अक्ष में या तो लंबवत ऊपर की तरफ या तो लंबवत नीचे की तरफ, या तो के कैप लगा सकते हैं या फिर माइनस के कैप लगा सकते हैं। आई होप यह दोनों पॉइंट क्लियर होगा। तो कुछ पॉइंट और देखते हैं बच्चों। हमने यह देखा कि जो क्षेत्रफल है बच्चों वह कैसी राशि है, सदिश राशि है, जिसकी दिशा जो होगी वह उस तल के लंबवत होगी, यानी जो आकृति होगा जो प्लेन का वह निर्माण करेगा उस तल के लंबवत दिशा होगी किसका, क्षेत्रफल का। यानी क्षेत्रफल जो सदिश राशि है उसकी दिशा कहाँ होगी बच्चों, तल के लंबवत, या तो ऊपर की तरफ या तो कहाँ होगा बच्चों, नीचे की तरफ। जैसे यहाँ पे वृत्त के लिए ले तो वृत्त के लिए इस प्रकार से, अगर यहाँ हम आयत के लिए ले तो आयत के इस प्रकार से होंगे, अगर हम वर्ग के लिए ले तो वर्ग के लिए हम इसको फिल भी किए हैं किस प्रकार से यह सदिश राशियां होती हैं। तो बच्चों आई होप आप पॉइंट समझे होंगे कि हमारा जो क्षेत्रफल सदिश है वह एक क्षेत्रफल है वह एक सदिश राशि है और इसकी जो दिशा होती है वह उस आकृति के तल के लंबवत या तो ऊपर की तरफ होती है या तो बच्चों कहाँ होती है, नीचे की तरफ। आइए कुछ पॉइंट और देखते हैं बच्चों। हमने जो एग्जांपल्स लिए यानी जो भी एग्जांपल्स लिए वह जैसे हमने वृत्त ले लिया, हमने क्या ले लिया बच्चों, आयत ले लिया, क्या ले लिया बच्चों, वर्ग ले लिया। तो यह सभी जो आकृतियां थी यह सभी हमारी 2D आकृतियां थी। कैसी आकृतियां थी बच्चों, 2D यानी द्विविमीय आकृतियां थी। ध्यान से बातों को समझेंगे। 2D फिगर थे। कैसे फिगर थे बच्चों, 2D फिगर थे यानी दो विमीय आकृति थी। तो 2D फिगर के लिए बच्चों जो हमारे क्षेत्रफल का डायरेक्शन होगा वह क्या होगा, जो हमारा आकृति होगा, क्या बच्चों, आकृति यानी जो फिगर होगा जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, वृत्त हो गया, उन आकृतियों के तल के लंबवत, कैसा बच्चों, लंबवत ऊपर या नीचे दोनों दिशाओं में हो सकता है, ऊपर या नीचे कहीं भी। आकृति क्या होता है बच्चों, 2D फिगर के लिए जो क्षेत्रफल सदिश की जो क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वह आकृति के तल के लंबवत ऊपर या नीचे कहीं भी हो सकता है, हो सकता है। किसके लिए बच्चों, 2D फिगर के लिए। कैसे हमने देखा भी, अगर मान लीजिए एक आकृति और यहाँ हम छोटा सा ले बच्चों, अगर यहाँ समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे हमने एक आकृति ले लिया, यहाँ पे या हमने एक आकृति ले लिया और यह आकृति कुछ इस प्रकार से है। कहाँ कहाँ बच्चों, इसकी चौड़ाई जो है वह x अक्ष में है, लंबाई कहाँ बच्चों, y अक्ष में। इसकी जो चौड़ाई है बच्चों वह x में है, लंबाई कहाँ है बच्चों, y अक्ष में। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वह कहाँ होगा बच्चों, z अक्ष में, या तो ऊपर की तरफ या तो कहाँ होगा बच्चों, नीचे की तरफ। यानी जो हमारे 2D फिगर होंगे बच्चों, यानी दो विमीय आकृति होंगे, यानी चाहे तो वह वृत्त हो, चाहे तो वह आयत हो, चाहे तो वह क्या हो बच्चों, वर्ग हो, या फिर अन्य कोई भी दो विमीय आकृतियां हों, सभी के लिए उनका जो क्षेत्रफल की दिशा होगा उन आकृतियों के तल के लंबवत ऊपर या नीचे की तरफ कहीं भी हो सकता है। अगर बच्चों यही हम बात करें 3D फिगर के लिए, किसके लिए बच्चों, 3D फिगर के लिए, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से यूज होगा हमारा वैद्युत फ्लक्स। अगर हमारा 3D फिगर की बात करें बच्चों, किस फिगर की, 3D फिगर की, तो जो हमारे 3D फिगर होते हैं बच्चों इनका जो डायरेक्शन होता है, 3D फिगर मतलब कैसे बच्चों, जैसे हम कह दें घन, क्या कह दें बच्चों, घन हो गया, तो यह आपका 3D फिगर होगा। अगर हम कह दें बेलन, क्या कह दें बच्चों, बेलन कह दें, तो यह भी आपका 3D फिगर होगा। अगर हम कह दें स्फीयर यानी गोला बच्चों, क्या कह दें, गोला, नॉट सर्कल इट इज गोला, इट इज गोला यानी इट इज स्फीयर, यानी यह क्या है बच्चों, गोला है, क्या है, गोला है। यह क्या है बच्चों, बेलन है। यह क्या है बच्चों, घन है। इसी प्रकार घनाभ ले सकते हैं, ठीक है ना, मतलब शंकु ले सकते हैं, कई सारे पृष्ठ ले सकते हैं जो 3D फिगर हो, ठीक है ना। हम 3D फिगर को अपने फिजिक्स में बच्चों इस 3D आकृतियों को क्लोज फिगर भी कहते हैं, क्लोज्ड सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्लोज्ड सरफेस कहते हैं। या फिर इस चैप्टर में हम क्लोज्ड सरफेस को बच्चों कहते हैं क्या, गॉसियन सरफेस। क्या कहते हैं बच्चों, ऐसे लिखिएगा, गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, गॉसियन सरफेस यानी गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं। मतलब जो हमारे 3D फिगर होंगे जो कि यूज होंगे हमारे वैद्युत फ्लक्स को जानने के लिए, वैद्युत फ्लक्स यानी 3D फिगर को हम बच्चों क्लोज्ड सरफेस भी कह सकते हैं और गॉसियन पृष्ठ भी कह सकते हैं। कौन होते हैं बच्चों, तो ये आपका घन हो गया, बेलन हो गया, गोला, यानी जो क्लोज हो, जो क्या हो बच्चों, क्लोज हो, ओपन न हो, ठीक है ना।
तो ऐसी आकृतियों को क्या कह देते हैं बच्चों? 3D फिगर या फिर क्लोज सरफेस या फिर गॉसियन पृष्ठ कह देते हैं। तो इनका जो आपका एरिया होगा, एरिया जो आप पढ़े होंगे क्षेत्रफल वही होगा, उसका परिमाण में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बस डायरेक्शन बच्चों ध्यान देंगे कि हमने यहाँ देखा जो क्षेत्रफल है वह एक सदिश राशि है। क्षेत्रफल कैसी राशि है बच्चों? सदिश राशि है। तो हमने 2D फिगर के लिए देखा जो क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वह आकृतियों के लंबवत ऊपर या नीचे कहीं भी हो सकती है। लेकिन बच्चों अगर हम 3D फिगर के लिए बात करेंगे, किसके लिए बच्चों बात करेंगे? 3D फिगर के लिए, तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल की दिशा होगी, क्षेत्रफल की दिशा बच्चों बहुत ध्यान से समझेंगे, जो क्षेत्रफल की दिशा होगी वह सदैव बाहर की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। मतलब क्या बच्चों? जो पृष्ठ होगा उसके तल के लंबवत हमेशा बाहर। कैसे? आइए देखते हैं। ऐसे अगर हम कह दे बच्चों इस गॉसियन पृष्ठ यानी इस घर के इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कहाँ होगा, तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कहाँ होगा बच्चों? बाहर। क्षेत्रफल जो होगा या वर्ग के भुजा से, वर्ग ये जो घन बनते हैं वह किससे मिलकर बने होते हैं? वर्ग से। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लेकिन अगर पूछ लेंगे क्षेत्रफल की दिशा कहाँ होगी बच्चों, तो यह कहाँ होगी बच्चों? बाहर की तरफ। इसके क्षेत्रफल की दिशा कहाँ होगी बच्चों? बाहर की तरफ। अगर हम इस पृष्ठ के लिए बात करें, तो अगर हम इससे पूछे इसका क्षेत्रफल की दिशा कहाँ होगा, तो कहाँ होगा बच्चों? ऊपर की तरफ। यानी ये भी कहाँ है बच्चों? बाहर की तरफ। अगर हम इस पृष्ठ की बात करें बच्चों, तो अगर पूछ ले इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कहाँ होगा, तो ये भी कहाँ होगा बच्चों? बाहर की तरफ। क्षेत्रफल की दिशा कहाँ होगी बच्चों? बाहर की तरफ। अगर हम इस पृष्ठ की बात करें और यहाँ पूछ ले इस पृष्ठ का क्षेत्रफल की दिशा कहाँ होगा, तो इसकी भी दिशा कहाँ होगी बच्चों? बाहर की तरफ। आई होप यह पॉइंट समझे होंगे। यानी जो 3D फिगर होंगे यानी क्लोज्ड सरफेस जो होंगे, 3 विमीय आकृतियां जो होंगी, उन सभी आकृतियों की जो डायरेक्शन होगा, क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वह बच्चों सदैव कहाँ होगी? बाहर की तरफ। कहाँ होगी बच्चों? बाहर की तरफ। नॉट इंटर यानी अंदर की तरफ नहीं होंगे, वह सदैव कहाँ होंगे बच्चों? बाहर की तरफ होंगे। अगर हम इस बेलन की बात करें, तो बेलन का आप जानते होंगे, बेलन यही है आपका। तो इस बेलन का यह एक पृष्ठ है और एक पृष्ठ यह है और एक पृष्ठ यह है। तो अगर इस पृष्ठ की बात करें, तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कहाँ होगा बच्चों? तो बाहर की तरफ होगा। कहाँ होगा बच्चों? बाहर की तरफ होगा। अगर इस पृष्ठ की बात करें, तो इसका भी क्षेत्रफल की दिशा कहाँ होगी बच्चों? बाहर की तरफ होगी। कहाँ होगी बच्चों? बाहर की तरफ। अगर हम इस पृष्ठ की बात करें, तो इसका भी कहाँ होगा बच्चों? बाहर की तरफ। इस पृष्ठ की बात करेंगे तो भी कहाँ होगा बच्चों? बाहर। आई होप इतना पॉइंट समझोगे। अच्छा अगर गोले की बात करें, तो गोला बच्चे हमारा गोला है, तो इसका सेंटर कहीं पे होगा। तो इसका भी अगर इस पॉइंट पे पूछे, इस पॉइंट पे इस गोले का क्षेत्रफल की दिशा कहाँ होगी बच्चों? तो बाहर की तरफ। लेकिन यह सदैव गोले के सेंटर से जाता है। कहाँ से जाता बच्चों? गोले के केंद्र से जाता है। अगर इस पॉइंट पे पूछा जाए क्षेत्रफल की दिशा, तो भी कहाँ होगा बच्चों? बाहर की तरफ। इस पॉइंट पे पूछा जाए तो भी बच्चों कहाँ होगा? बाहर की तरफ। इस पॉइंट पे पूछा जाए तो भी बच्चों कहाँ होगा? बाहर की तरफ। यानी जो हमारे 3 विमीय आकृतियां हैं, यानी 3D फिगर जो हैं, इन फिगर्स के लिए जो फिगर हमारे होंगे उनका जो पृष्ठ होगा, उन पृष्ठों के क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वह बच्चों सदैव कहाँ होगी? बाहर की तरफ होगी। यानी 3D फिगर्स के लिए जो क्षेत्रफल की दिशा होगी बच्चों का कहाँ होगी? सदैव बाहर की तरफ होगी। आई होप यह पॉइंट आप लोग को क्लियर होगा। यानी 3D फिगर में हमने देख लिया, 2D फिगर में जो हमारे आकृति होंगे उनका जो क्षेत्रफल का दिशा होगा वह लंबवत या तो ऊपर या तो नीचे कहीं भी हो सकता है। लेकिन हमारे 3D फिगर में सदैव कहाँ होंगे बच्चों? बाहर होंगे। और वह भी तल के सदैव कैसे होंगे बच्चों? लंबवत होंगे। तल के सदैव कैसे होंगे बच्चों? लंबवत होंगे। जैसे यहाँ लंबवत है और यहाँ लंबवत है। सदैव तल के क्या होंगे बच्चों? लंबवत होंगे। बस डायरेक्ट चेंजिंग क्या है बच्चों? सदैव बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं होंगे। आई होप आपको यह दोनों पॉइंट फील हुआ होगा। यानी जो हमारा क्षेत्रफल है वह एक कैसा राशि है बच्चों? एक सदिश राशि है। अगर 2D फिगर की बात करेंगे, तो 2D फिगर के लिए क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वह लंबवत या तो अंदर की तरफ होगी या तो लंबवत कहाँ होगी बच्चों? बाहर की तरफ। लेकिन अगर हम बात करें किसका बच्चों? 3D फिगर का, तो जो 3D फिगर हमारे होंगे यानी 3 विमीय आकृतियां होंगी जिनको हम क्लोज्ड सरफेस कहेंगे, उन सभी आकृतियों का जो क्षेत्रफल होगा, उन सभी क्षेत्रफल की जो डायरेक्शन होगी, दिशा जो होगी, वह सदैव तल के लंबवत बाहर की तरफ होगी। कहाँ होगी बच्चों? बाहर की तरफ। आई होप यह पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। क्षेत्रफल सदिश समझ लिए होंगे, तो पहुंचते हैं बच्चों वैद्युत फ्लक्स पर। बहुत ध्यान से देखते हैं वैद्युत फ्लक्स होता क्या
है। बच्चों देखते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। अगर क्षेत्रफल सदिश आप लोग समझे होंगे, इसको जरूर पॉज करके नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को। अब आते हैं हम अपने पॉइंट वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ध्यान दीजिएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होते हैं या हमारे जो हमने पढ़ लिया पिछले चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र किससे बनता है बच्चों? वैद्युत बल रेखाओं वैद्युत बल रेखाओं से बनता है, ठीक है ना। किससे बनता है बच्चों? वैद्युत बल रेखाओं से बनता है। अब यहाँ पे अगर हम आपसे कहें कि जो हमारा वैद्युत फ्लक्स है या होता कितना है, तो वैद्युत फ्लक्स को थोड़ा सा बच्चों फील करते हैं कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास कोई सरफेस है, क्या बच्चों? कोई सरफेस है। यदि हमारे पास कोई पृष्ठ है तो उस पृष्ठ से कितनी इलेक्ट्रिक लांस गुजर रही हैं। सॉरी बच्चों, किसी पृष्ठ से कितनी इलेक्ट्रिक लांस क्या हो रही है बच्चों? गुजर रही हैं। वो भी कैसे गुजर रही हैं? परपेंडिकुलर गुजर रही हैं, लंबवत गुजर रही हैं। कैसे? थोड़ा सा समझेंगे। एक फिगर लेते हैं बच्चों हम यहाँ पे। जैसे अगर हम कह दें, बहुत ध्यान से समझेंगे, यह हमारा कोई पृष्ठ है बच्चों, ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को। मान लें हमारा यह कोई पृष्ठ है और यहां से हमारे इलेक्ट्रिक लांस क्या हो रहे हैं बच्चों? आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक लांस क्या हो रहे हैं बच्चों? यहां से आ रहे हैं और इस तरह से गुजर रहे हैं। यहां से आया, ऐसे गुजरा, यहां से आया बच्चों, ऐसे गुजरा, यहां से आया, ऐसे गुजरा। समझ रहे होंगे आप लोग शायद। यहां मान लीजिए पृष्ठ हमारा कोई है और इस पृष्ठ से इलेक्ट्रिक लांस क्या हो रही है? गुजर रही है, यानी वैद्युत रेखाएं क्या कर रही है? गुजर रही है। जो हमारे वैद्युत बल रेखाएं हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, चाहे वैद्युत बल रेखा कहिए चाहे वैद्युत क्षेत्र रेखा कहिए, एक ही बात है बच्चों। किसी पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है, वैद्युत बल रेखाओं की जो बच्चों संख्या है, लेकिन यह संख्या कैसी होनी चाहिए? यह इस पृष्ठ से बच्चों लंबवत गुजरनी चाहिए। कैसे गुजरनी चाहिए बच्चों? लंबवत गुजरनी चाहिए। कैसे गुजरनी चाहिए? लंबवत। कैसे गुजरनी चाहिए बच्चों? लंबवत गुजरनी चाहिए। यानी किसी पृष्ठ से लंबवत जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, इन्हीं वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को बच्चों हम कहते हैं क्या? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत फ्लक्स। तो अगर यही हम कहें वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ के लिए कितना है, तो हम देख लेंगे इस पृष्ठ से कितने लाइन गुजर रहे हैं? 4 लाइन, 1 2 3 4। तो वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। आई होप इसको थोड़ा सा फील किए होंगे। यानी वैद्युत फ्लक्स होता क्या है? किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है वही होती है बच्चों क्या? वैद्युत फ्लक्स। लेकिन याद रखेंगे जो वैद्युत बल रेखाएं होनी चाहिए वह उस पृष्ठ से लंबवत गुजरनी चाहिए। कैसे गुजरनी चाहिए बच्चों? लंबवत गुजरनी चाहिए। कुछ पॉइंट और नोटिस कीजिएगा। अगर हम यहीं पे कह दें हमारा जो पृष्ठ है या जो हमारा पृष्ठ है कुछ इस प्रकार से है, यहाँ समझेंगे बच्चों बहुत ध्यान से, कहानी बहुत बारीकी से समझेंगे ताकि यह कॉन्सेप्ट आप कभी भी भूले ना। मान लीजिए हमारा पृष्ठ है और यहाँ से जो वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं वह कुछ इस प्रकार से, यानी इनकी जो है संख्या कुछ ज्यादा है। इनकी संख्या कुछ क्या बच्चों? ज्यादा है। हमारा पृष्ठ यही है, थोड़ा सा बनाने में इधर उधर हो गया, लेकिन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है क्या बच्चों? कुछ ज्यादा है। तो इस पृष्ठ से कितनी लांस गुजरेंगे? 1 2 3 4 5 6, यानी वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों? 6 हो जाएगा। यानी यह डिपेंड किस पे कर रहा है? तो पहला बात याद रखेंगे बच्चों, जो हमारा वैद्युत फ्लक्स है वह डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके? ई के। किसके प्रोपोर्शनल है बच्चों? ई के। यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की क्या है? अनुक्रमानुपाती। यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी अधिक बढ़ेंगी उतना ही हमारा क्या बढ़ेगा बच्चों? वैद्युत फ्लक्स बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट नोटिस करेंगे, अगर बच्चों हम इसके एरिया को बढ़ाएं, किसको बढ़ाएं बच्चों? इसके एरिया को। जैसे मान लीजिए यहाँ से कुछ लाइन ऐसे गुजर रही थी और कुछ लाइन ऐसे गुजर रही थी, कुछ लाइन ऐसे गुजर रही थी, कुछ लाइन ऐसे गुजर रही थी। तो इस पृष्ठ से लंबवत केवल यही लाइन गुजर रही थी। तो इस पृष्ठ से लंबवत केवल कितनी लाइन गुजर रही थी? 6। तो वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया बच्चों? 6। अगर हम इस पृष्ठ के एरिया को बढ़ाएं, इस पृष्ठ के एरिया को क्या करें बच्चों? बढ़ाएं। ध्यान से समझेंगे बातों को। अगर हम इसके एरिया को या जो हमारा पृष्ठ है इसके एरिया को हम क्या कर दें? बढ़ा दें। इस पृष्ठ के एरिया को क्या कर दें बच्चों? बढ़ा दें। तो हम देखेंगे क्या यह सभी लाइंस जो बाहर जा रही थी वह सभी इस पृष्ठ के लंबवत क्या होने लगेंगी? गुजरने लगेंगी। यानी जो 4 लाइन बाहर जा रहा था बच्चों वह भी इस पृष्ठ से होकर क्या करने लगेगा? गुजरने लगेगा। और टोटल जो हमारा वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा वह कितना हो जाएगा बच्चों?
10 हो जाएगा। यानी दूसरा पॉइंट क्या हमें पता चला बच्चों कि जो हमारा वैद्युत फ्लक्स है वह इस पृष्ठ के एरिया के भी क्या होता है बच्चों, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो इनका वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाएंगे तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं बच्चों कि जो वैद्युत फ्लक्स है वह कितना होता है, तो वैद्युत फ्लक्स जो होता है बच्चों वह होता है वेक्टर ई डॉट ए होता है। कितना होता है बच्चों, वेक्टर ई डॉट ए। यानी जो वैद्युत फ्लक्स है बच्चों वह क्या है, वेक्टर ई डॉट ए होता है। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल के सदिश अदिश गुणनफल के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। आप डेफिनेशन ऐसे भी याद रख सकते हैं क्या, किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और वह होता कितना है, तो वह होता है बच्चों फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट ए। आई होप इस पॉइंट को समझे होंगे। अब ध्यान देंगे बच्चों, अगर यहाँ से हमने अभी जस्ट पीछे बताया कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो साइन थीटा लगाते हैं, और अगर डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो बच्चों क्या लगाते हैं, कॉस। तो आप यहां से सूत्र को कह सकते हैं फाई ई बराबर कितना बच्चों, ई ए कॉस थीटा। क्या कह सकते हैं बच्चों, ई ए कॉस थीटा। जहां पे एंगल बच्चों किसके बीच है, तो यह एंगल है वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल के बीच। किसके बीच बच्चों, क्षेत्रफल के बीच। बहुत ध्यान से समझेंगे यहाँ पे बच्चों, इस पॉइंट को बहुत सब गलती करते हैं। अभी कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं तो आपको इसको फील करा रहे हैं यहाँ गलतियां क्या होती हैं। जहां थीटा क्या बच्चों, जहां थीटा ई व ए के बीच कोण है, वी ए के बीच कोण है। ध्यान से समझेंगे बच्चों, ई क्या वैद्युत क्षेत्र है, ए क्या है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है। यानी वैद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के क्षेत्रफल के बीच जो कोण होता है वही होता है क्या, थीटा। बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे। आई होप अगर इतना पॉइंट समझे होंगे तो कुछ पॉइंट हम आगे बढ़ाते हैं जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और चलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट स्लाइड में इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट को समझते हैं। आइए बच्चों आ चुके हैं अपने नए स्लाइड पे, और इस स्लाइड में देखेंगे क्या, जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या पढ़े बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे। किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। और फाई बराबर हमने कितना देख लिया बच्चों, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। या डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। जहां थीटा किसके बीच कोण है बच्चों, ई और ए के बीच। जहां थीटा किसके बीच कोण है बच्चों, जहां थीटा ई व ए के बीच कोण है, वी ए। ध्यान से समझेंगे बच्चों, ऐसे लिखते हैं वेक्टर ई व वेक्टर ए के बीच कोण। वेक्टर ई मतलब वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में है, और ए वेक्टर ए मतलब क्षेत्रफल की दिशा किस दिशा में है, उनके बीच का यह कोण है कौन, थीटा। बच्चों ध्यान से आप समझेंगे यहाँ बातों को। यानी यहाँ थीटा किसके बीच है, ई व ए के बीच का कोण है। इसका बहुत बारीकी से पॉइंट समझेंगे कैसे, आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। अगर हम आपको एक पृष्ठ ले लें बच्चों, यहाँ पे क्या ले लें बच्चों, कोई पृष्ठ ले लें और कह दें, ऐसे समझेंगे। यहाँ हम कह दें बच्चों एक पृष्ठ हमने ले लिया, और पृष्ठ से, इस पृष्ठ से जो लाइंस हैं वह कुछ इस तरह से गुजर रही हैं। इस तरह से क्या हो रही है बच्चों, गुजर रही हैं। कितनी लाइंस गुजर रही हैं, मान ले रहे हैं बच्चों ई लाइंस गुजर रही हैं। कितनी लाइंस गुजर रही हैं, ई। यानी वैद्युत क्षेत्र कितना है बच्चों, ई है। और जो हमने भुजा या जो आकृति लिया है, मान लीजिए अगर वर्ग हो और इसकी भुजा कितनी है बच्चों, ए हो। कितनी हो, ए। मान लो यह कैसा आकृति है, वर्ग है। कैसा आकृति है बच्चों, वर्ग है, और इसकी भुजा कितनी है बच्चों, ए। तो अगर हमें निकालना है इस पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स है, तो हम कहेंगे बच्चों फाई ई बराबर क्या, ई ए। क्या कहेंगे बच्चों, फाई ई बराबर ई। या फिर कह सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट नोटिस करेंगे, ई ए कॉस थीटा। तो फाई ई बराबर कितना होगा बच्चों, ई का मान तो ई रहेगा। एरिया, एरिया कितना होगा बच्चों, भुजा वर्ग है, वर्ग की भुजा कितना माने हैं बच्चों, ए माने हैं। तो ए का भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ नोटिस करेंगे कॉस थीटा कितना होगा बच्चों, तो यहाँ सभी बहुत से बच्चे यहाँ थीटा 0 कह देंगे।
यहाँ थीटा लंबवत कह सकते हैं या जीरो कह सकते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए पृष्ठ है, इस तरह से लाइंस गुजर रही हैं, इस तरह से लाइंस क्या हो रही है बच्चों, गुजर रही हैं, तो बच्चे तुरंत कह देंगे सर ये तो लंबवत है। लेकिन बच्चों बहुत ध्यान से इस प्रश्न में समझेंगे कि यहाँ यह थीटा जो है वह वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का कोण है, मतलब वैद्युत क्षेत्र ई और वेक्टर ए के बीच का कोण है, यानी जो क्षेत्रफल की दिशा है उनके बीच का कोण है। तो अगर हम इस ई की दिशा कहें तो यह बाहर की तरफ है और यह वर्ग है बच्चों, तो हमने बताया किसी वर्ग के लिए जो एरिया का डायरेक्शन होगा वह या तो अंदर की तरफ या तो कहां बच्चों होगा, बाहर की तरफ, दोनों डायरेक्शन में होगा। और अगर हम एरिया लें तो बच्चों कभी भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है दिया है और वह जिस डायरेक्शन में है तो आप एरिया भी उसी डायरेक्शन में ही लीजिएगा, आसान होगा, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। यानी जब इस पृष्ठ का एरिया का डायरेक्शन आप इसी दिशा में लेंगे, यानी एक ही दिशा, तो यह दोनों किस दिशा में होगा बच्चों, एक ही दिशा में ई और ए, तो यहाँ थीटा इन दोनों के बीच का कोण है तो दोनों एक ही दिशा में है बच्चों, तो यहाँ थीटा कितना होगा बच्चों, 0 अंश होगा। दोनों एक ही डायरेक्शन में, थीटा कितना होगा बच्चों, 0। तो cos 0 अंश का मान कितना होगा बच्चों, 1, तो हो जाएगा कितना बच्चों, ई ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा बच्चों, ई ए स्क्वायर। इस पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, ई ए स्क्वायर। आई होप इस नोट हम यह पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एंगल हम ज्ञात कैसे करेंगे। एंगल बच्चों सभी गलती करते हैं, आप बहुत ध्यान से समझेंगे कि थीटा ई और ए के बीच का कोण होगा, ई और ए जिस डायरेक्शन में होंगे उन डायरेक्शन को नोटिस करेंगे और उनके बीच का कोण हम ज्ञात करेंगे, ना कि यह ई और इस पृष्ठ के बीच होगा। ऐसे यह पृष्ठ है या लाइंस ऐसे गुजर रही है तो यह लाइंस जो है इस पृष्ठ के लंबवत हो गए, लेकिन बच्चों यह थीटा इस पृष्ठ और लाइंस के बीच नहीं है, यह थीटा है इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा किधर है, यह पृष्ठ है तो क्षेत्रफल इधर होगा या फिर इधर होगा। अब इलेक्ट्रिक लाइंस इधर जा रही है तो ये क्षेत्रफल भी इधर मान लो, इससे आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। आई होप इस पॉइंट को समझाओगे। अच्छा बच्चों एक आकृति और हम लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। अब यह आकृति बच्चों कुछ इस तरह से, यह आकृति कैसे था बच्चों, ऐसे था, कैसे था, ऐसे था, और लाइंस कैसे गुजर रही थी, ऐसे, और यह आकृति कैसे बच्चों, ऐसे है। अब लाइंस भी कैसे गुजर रही हैं, ऐसे ही गुजर रही थी जैसे लाइंस पहले गुजर रही थी। तो आप बच्चों इसका आंसर दो तरह से दे सकते हैं, या तो कॉन्सेप्ट के हेल्प की सहायता से या तो फार्मूले की सहायता से। कैसे बच्चों, तो हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा, किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। पृष्ठ बच्चों हमारा ऐसे है और लाइंस ऐसे गुजर रहे हैं, पृष्ठ ऐसे है, लाइंस ऐसे गुजर रहे हैं, तो क्या यह लाइंस जो है इस पृष्ठ के लंबवत गुजर पाएंगे? कोई लाइंस बच्चों बता दीजिए इस पृष्ठ के लंबवत गुजरेगा? कोई नहीं गुजरेगा। तो यानी जब कोई इस पृष्ठ के लंबवत नहीं गुजरेंगे तो वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। यानी वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। या तो आपका पहला कॉन्सेप्ट की सहायता से हो गया, या फिर दूसरे तरह से आप इसका आंसर कैसे दे सकते हैं बच्चों, हमने कहा क्या, फाई ई बराबर कितना होगा बच्चों, ई ए कॉस थीटा, कितना होगा बच्चों, ई ए कॉस थीटा। तो अगर हम फाई ई निकाले बच्चों तो फाई ई कितना होगा, ई ए, मान लो भुजा इसका ए है, ए भी वर्ग है, तो कितना हो जाएगा क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। यहाँ बच्चों थीटा कितना होगा, तो थीटा फिर बारीकी से समझेंगे, ई यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ए यानी क्षेत्रफल की दिशा के बीच का कोण है, या थीटा वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल के दिशा के बीच का कोण है। तो बच्चों हमारा पृष्ठ ऐसे है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे जा रही हैं, ऐसे देखिए इस तरह से लाइंस कैसे जा रही है बच्चों, ऐसे जा रही हैं, पृष्ठ ऐसे है, तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल या तो इधर होगा या तो बच्चों इधर होगा। यानी पृष्ठ जो है इसका क्षेत्रफल या तो बाहर या तो अंदर, मान ले रहे हैं बाहर है, मान ले रहे हैं कहाँ बच्चों, बाहर। यानी जो इलेक्ट्रिक यानी इस पृष्ठ का क्षेत्रफल की दिशा है बाहर है, और इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे जा रही हैं बच्चों, ऐसे जा रही हैं। कैसे जा रही हैं बच्चों, ऐसे। तो इनके बीच कितना कोण बना, थोड़ा सा समझेंगे, कितना बना बच्चों, 90 अंश बना। कितना बना, 90 अंश। इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन इधर है, इस पृष्ठ के एरिया का डायरेक्शन इधर है, दोनों के बीच कितना कोण बना है बच्चों, 90 अंश बना है। तो cos कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 90 अंश, तो cos 90 अंश का मान होता है कितना बच्चों, 0। तो गुणा करेंगे पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, यानी हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स 0। तो यह हमारा कॉन्सेप्ट के अनुसार था, यह हमारा फार्मूले के अनुसार था, इन दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, 0।
एक प्रश्न और लेते हैं कोण को समझने के लिए हम, और अगर यह दोनों प्रश्न समझे होंगे तो एक प्रश्न और एग्जांपल के तौर पे देखते हैं बच्चों। बहुत बारीकी से यह कॉन्सेप्ट आप क्लियर करेंगे, थोड़ा भी डाउट नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी डाउट नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं, एक फिगर और ले रहे हैं बच्चों। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक हमारा फिगर है, आकृति है, वृत्त है, जिसका रेडियस कितना है बच्चों, मान ले रहे हैं इसका रेडियस a है, और कोई इलेक्ट्रिक लाइन इस तरह से गुजर रहा है, कोई इलेक्ट्रिक लाइन इस तरह से क्या हो रहा है बच्चों, गुजर रहा है इसके सेंटर से, और वह कितना कोण बना रहा है, मान ले रहे हैं 30 अंश का कोण बना रहा है। कितने अंश का कोण बना रहा है बच्चों, 30 अंश का। कोई वृत्त इस तरह से है, ध्यान से समझेंगे बच्चों, यह वृत्त इस तरह से है, यह वृत्त कैसे है बच्चों, इस तरह से है, इस तरह से फील हो रहा होगा। यह वृत्त कैसे है बच्चों, इस तरह से, और इसका रेडियस कितना बच्चों a है, और कोई इलेक्ट्रिक लाइन इस तरह से गुजर रहा, कितने एंगल पे बच्चों, 30 अंश के कोण पर। कितने कोण पे गुजर रहा बच्चों, 30 अंश के कोण पर। अब अगर हम आपसे यहाँ पूछ लें कि वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो बच्चों यही कहेंगे फाई ई बराबर सर जी EA cos थीटा, यानी फाई ई बराबर कितना होगा बच्चों, तो यह कहेंगे सर जी E यानी E ही रहेगा, और A यानी एरिया वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर, तो आर क्या है, a है बच्चों, तो हो जाएगा पाई a स्क्वायर। कॉस हो जाएगा बच्चों 30 अंश, तो यहाँ हो जाएंगे कितना e इंटू पाई a स्क्वायर, कॉस 30 अंश का मान होता है बच्चों √3/, तो यहाँ आ जाएगा फाई e का मान, या फिर कह सकते हैं फाई e इज इक्वल टू, बहुत ही अच्छा आंसर लिखेंगे करड़ी में 3/2 पाई e a स्क्वायर, और बच्चे हो जाएंगे खुश। यही होना चाहिए, लेकिन बच्चों ये 100% गलत है। क्यों गलत है, हमने आपको बार बार बताया कि यहाँ बच्चों जो कोण है, यहाँ जो थीटा कोण है, वह कोण किसके बीच है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा के बीच का कोण है। किसके बीच का कोण है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल की दिशा के बीच का कोण है। तो यहाँ तो हमें यह पता है क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र की दिशा यह है, कहीं यहाँ पे क्षेत्रफल की दिशा पता है बच्चों, बिल्कुल नहीं पता है। या तो रेडियस के बीच का कोण था, क्या यह क्षेत्रफल की दिशा है, नहीं है। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब यह वृत्त है, तो वृत्त के द्विविमीय आकृति है, यानी 2D आकृति है, तो या तो लंबवत ऊपर की होगा, या तो लंबवत कहाँ होगा बच्चों, नीचे की ओर। अगर हम इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा ऊपर की तरफ मानते हैं, कहाँ मानते हैं बच्चों, ऊपर की तरफ मानते हैं, यहाँ मानते हैं क्षेत्रफल की दिशा, तो पूरा कोण कितना बनेगा बच्चों 90, तो यह कितना बचेगा 60 अंश, यानी पूरा कोण जो हमारा यहाँ देख सकते हैं आप लोग 90 अंश का कोण बनेगा। चूंकि 30 बन गया है तो कितना बनेगा बच्चों 60 अंश, यानी कितना बचेगा यहाँ पे 60 अंश बचेगा। अब देखिए बच्चों ध्यान से, E और A के बीच का कोण कितना है, 60 अंश है। तो अब कहेंगे सर जी अब इतना होगा फाई बराबर EA cos थीटा का मान कितना होगा बच्चों 60 अंश होगा, यानी फाई E बराबर A का मान कितना होगा बच्चों, वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या A है, तो पाई A स्क्वायर cos 60 अंश का मान 1/2, यानी फाई E इज इक्वल टू 1/2 पाई EA स्क्वायर। अब होगा आपका प्रश्न 100% सही होगा। क्या आपको यह कोण एकदम क्लियर हुआ है बच्चों? अगर कोण क्लियर हुआ है, यानी यहाँ पे जो एंगल है वह किसके बीच का कोण है, तो आई होप सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे अभी तक के। अभी तक जो भी एग्जांपल्स लिए बच्चों, हम सारे एग्जांपल्स 2D फिगर्स के लिए। अब हम लेते हैं जो हमारा वास्तव में जो हमारा फिगर है, जो वैद्युत फ्लक्स है 3D फिगर के लिए। किसके लिए बच्चों? 3D फिगर के लिए। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फील किया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता कैसे है और उसको हम ज्ञात कैसे करते हैं। यह सारे एग्जांपल्स आपके 2D फिगर के लिए थे, यानी दो विमीय आकृतियों के लिए। अब हम लेंगे 3D फिगर, यानी क्लोज सरफेस के लिए। और क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम ज्ञात कैसे करेंगे? सूत्र यही है, थोड़ा सा चेंजिंग है बच्चों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे ज्ञात करते हैं। बच्चे चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे, और इस स्लाइड में हम देखेंगे 3D फिगर के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला होगा उसको हम कैसे लिखेंगे। आइए बच्चों देखते हैं थोड़ा सा 3D फिगर के लिए। यानी अगर हमारा 3D फिगर है, यानी क्लोज सरफेस है, जो सरफेस आपके पास आएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग क्लोज सरफेस के ही बारे में एक्सरसाइज में जिक्र करेंगे। अगर आपका क्लोज सरफेस है बच्चों, तो क्लोज सरफेस की कंडीशन में जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसको कैसे लिखेंगे? तो क्या कहा जा रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से बद्ध
वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से बद्ध, यानी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो किसी उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या रख दिया, कोई पृष्ठ रख दिया। कैसा पृष्ठ है बच्चों? 3D पृष्ठ, यानी क्लोज सरफेस है। कह रहा है इस पृष्ठ से बद्ध यानी इस पृष्ठ से जुड़ा हुआ जो वैद्युत फ्लक्स है यानी फाई ई होगा, उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र ई, उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र ई के पृष्ठ समाकल के क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। कैसे? ध्यान से फिर से समझिएगा। इस वैद्युत क्षेत्र में जो हम यहाँ पृष्ठ रखे हैं तो इस पृष्ठ से जो जुड़ा हुआ वैद्युत फ्लक्स होगा वह कितना होगा बच्चों? तो वह इस वैद्युत क्षेत्र ई के पृष्ठ समाकल के बराबर होगा। पृष्ठ समाकल, तो उसको लिखने का क्या तरीका बच्चों? वेक्टर फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, आप यहाँ देखो क्लोज किया गया यानी क्लोज सरफेस है, यानी ये सभी 3D फिगर हैं, वेक्टर ई डॉट डी। इसको हम कहेंगे बच्चों क्या? वैद्युत क्षेत्र ई का पृष्ठ समाकल। यहाँ पे समझेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ देखो इसको समाकलन का चिन्ह कहते हैं यानी इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डीए जो है बच्चों इसको कहेंगे पृष्ठ समाकल। और किसका पृष्ठ समाकल बच्चों? वैद्युत क्षेत्र ई का। तो इस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र ई का जो पृष्ठ समाकल है बच्चों, क्या है? पृष्ठ समाकल। इसी को हम क्या कह देंगे बच्चों? इस पृष्ठ से बद्ध है वैद्युत फ्लक्स, यानी इस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। आई होप इस पॉइंट को समझे होंगे। तो इसको हम प्रूव कैसे करें? तो हमने वैद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला पढ़ लिया बच्चों, वह पढ़ लिया E cos थीटा। तो यह सूत्र हम प्राप्त कैसे करें? तो आइए समझते हैं। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से बद्ध यानी जुड़ा हुआ जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होगा वह उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र ई के पृष्ठ समाकल के क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। लिखने का तरीका क्या है? यही है बच्चों। यहाँ इसका मतलब क्या? इंटीग्रेशन ऑफ डीए का मतलब पृष्ठ समाकल। किसका पृष्ठ समाकल बच्चों? तो वैद्युत क्षेत्र ई का। अब समझेंगे बच्चों। तो यहाँ पे फाई ई बराबर, अगर यहाँ से हम समाकलन करें बच्चों तो हम आपको बताए हैं पहले ही, क्या बताया बच्चों? कि जब डॉट प्रोडक्ट हटता है तो cos थीटा हटता है। क्या आता है बच्चों? cos थीटा। तो अब समाकलन किसका होगा बच्चों? तो समाकलन उसी का होता है जो चेंज होते हैं, जो बदलते हैं। तो क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। क्या यहाँ एंगल इनके बीच चेंज होगा? कभी नहीं चेंज होगा। यहाँ डीए यानी डीए का मतलब जो क्षेत्रफल है उसका छोटा सा अवयव, जो क्षेत्रफल है उसका छोटा सा अवयव डीए है। अब अगर इसका हम पूरा अवयव लें तो डीए 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 जोड़ेंगे, पूरा एरिया क्या मिल जाएगा बच्चों? ए मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? ए। यानी आप लिख सकते हैं इस डीए का जब समाकलन करेंगे यानी इंटीग्रेशन ऑफ डीए जब करेंगे बच्चों तो आपको ये मिल जाएगा आपको फाई इज इक्वल टू ई, और इसका मान हो जाएगा कितना? ए cos थीटा, जो कि आप अभी जस्ट क्या किए बच्चों? पढ़े हैं। तो यह 3D फिगर के लिए आपका वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होगा। इससे आप यह सूत्र किस तरह से डिराइव करेंगे, आई होप इस पॉइंट को आप समझेंगे। बच्चों कुछ पॉइंट और देखते हैं। यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स जो है इसका मात्रक क्या होगा? तो थोड़ा सा इसके मात्रक को आप देख लीजिएगा, यानी वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होगा। तो बच्चों ई क्या होता है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र, और इसका मात्रक हम पीछे ही पढ़ चुके हैं, क्या? न्यूटन प्रति कूलम। क्या पढ़ चुके हैं बच्चों? न्यूटन प्रति कूलम। और यहाँ एक है क्षेत्रफल, तो इसका मात्रक क्या पढ़ चुके हैं बच्चों? मीटर स्क्वायर। यानी यहाँ से आप कह सकते हैं जो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होगा वह होगा बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। आई होप इस पॉइंट को समझे होंगे। और अगर हम कह दें कैसी राशि है तो बच्चों यह जान लीजिए जो वैद्युत फ्लक्स है आपका, जब दो सदिशों का अदिश गुणन होता है यानी डॉट प्रोडक्ट होता है तो इस कंडीशन में जो रिजल्ट मिलता है वह एक अदिश राशि होता है। कैसी राशि होता है बच्चों? अदिश राशि। यानी वैद्युत फ्लक्स एक कैसी राशि है बच्चों? अदिश राशि। आई होप यह पॉइंट क्लियर हुआ होगा। कुछ नोट्स के पॉइंट देखते हैं बच्चों। कुछ नोट्स के पॉइंट क्या, अगर हम नोट्स के फर्स्ट पॉइंट पे नोटिस करें तो नोट का फर्स्ट पॉइंट याद रखेंगे। यदि 3D फिगर में बच्चों ध्यान देंगे, यदि 3D फिगर यानी तीन विमीय आकृतियां क्या होती हैं पीछे हम आपको बता चुके हैं। यदि 3D फिगर में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती हैं, क्या करती हैं बच्चों? प्रवेश करती हैं, तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। ध्यान से इस पॉइंट को याद कर लेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऋणात्मक होता है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि ऋणात्मक होता है यही लिख लीजिएगा, यदि बाहर निकलती हैं
कौन? वैद्युत बल रेखाएं यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं तो वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है। कैसे होता है बच्चों? धनात्मक होता है। नहीं समझे? आइए समझाते हैं हम आपको। जैसे मान लीजिए बच्चों, यहाँ हम एक पृष्ठ ले लिए, जैसे गोला है और यहाँ से कुछ इलेक्ट्रिक लाइन्स निकल रही हैं और बाहर जा रही हैं, इंटर कर रही हैं और क्या कर रही हैं बच्चों? बाहर जा रही हैं। तो अगर इस पॉइंट पे इस पृष्ठ के लिए अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिनना है तो 4 ही होगा। कितना होगा बच्चों? 4, क्योंकि इस पृष्ठ से कितना लाइन इंटर की? 4। कितना लाइन इंटर की बच्चों? 4। तो यहाँ पे फाई ई होगा 4, लेकिन इंटर कर रही हैं, इस वजह से वैद्युत फ्लक्स किसमें होगा बच्चों? ऋणात्मक होगा यानी -4। अब इस पृष्ठ से यहाँ बाहर निकल जा रही हैं, यहाँ वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों? +4। शायद इस पॉइंट को आप लोग समझेंगे। यानी एक एग्जांपल और इसका देख लीजिए थोड़ा सा और अच्छे से फील आ जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या बना दिया बच्चों? एक घन बना दिया, और इस घन की अगर हम इस पृष्ठ की बात करें तो कुछ लाइन्स यहाँ से कर दें इंटर कर रही हैं और कुछ लाइन्स यहाँ से क्या हो रही हैं? बाहर निकल रही हैं। तो कितनी लाइन्स इंटर कर रही हैं बच्चों? 2। तो जब प्रवेश कर रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स -2 होगा, और जब बाहर निकल रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा बच्चों? +2 होगा। शायद यह पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो वैद्युत फ्लक्स के सारे पॉइंट्स हम बच्चों क्लियर कर चुके हैं। अगले क्लास में हम देखेंगे वैद्युत फ्लक्स से आगे का पॉइंट। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स, एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश, दोनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और आप अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके और हम आपको अच्छे अच्छे कंटेंट दे सकें। हम देखते हैं अब आगे का पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।